नमस्कार बच्चों। हम लोग जो है चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं। उसके अंदर हम लोग का लास्ट टॉपिक बच रहा है गुणसूत्र, है ना। तो गुणसूत्र क्या चीज़ होती है? हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर जो टॉपिक कवर किया था वो था हमारा केंद्रक। तो केंद्रक के अंदर जो है धागे जैसी सदस्य संरचना पाई जाती है जिसको क्रोमेटिन तंतु कहा जाता है। ये क्रोमेटिन तंतु जो है जब भी क्या होता है कोशिका विभाजन होना शुरू होता है, मतलब एक कोशिका से क्या बनती है, नई कोशिका का क्या होता है, निर्माण होता है। तो वैसी कंडीशन के अंदर क्या चीज़ होती है कि ये जो धागे जैसी संरचना जो कि क्रोमेटिन तंतु कहलाती है, जो हमारे केंद्रक के अंदर उपस्थित होती है कोशिका के, वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, कुंडलित हो जाती है। कुंडलित होने के बाद ये संरचना बनाती है जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, गुणसूत्र बोलेंगे। ठीक है। गुणसूत्र की जो खोज है सबसे पहले स्ट्रोसबर्गर के द्वारा की गई थी। गुणसूत्र की को जो है आनुवंशिकता का वाहक कहा जाता है। गुणसूत्र के अगर हम देखेंगे ये जो क्रोमेटिन है उससे कुंडलित होकर कुछ इस तरीके की संरचना बनती है। ये होती है गुणसूत्र की भुजा, ठीक है। और ये जो होता है वो गुणसूत्र बिंदु होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्योंकि ये डीएनए का बना हुआ है, तो डीएनए के अलग अलग खंड होते हैं जिन्हें बोला जाता है जीन। कि ये जीन जो होते हैं वो लक्षणों का लक्षणों का क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। जैसे कि आंखों का रंग हो गया, है ना, बालों का कलर हो गया, कि स्किन का कलर हो गया। हम बोलते हैं ना कि ये इसके पापा जैसा है, ये इसकी मम्मी जैसा है। तो रीज़न इसका यही है कि ये जो जीन होता है ये विभिन्न लक्षणों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो जीन अगर एक, जैसे सपोज करो किसी व्यक्ति है, उसका आंखों का रंग भूरा है ना, आंखों का रंग भूरा है, तो वो जो भूरा रंग है वो किसके कंट्रोल में, इस जीन के कंट्रोल में। तो अगर ये जीन उसके बच्चे में भी चला जाता तो उसकी आंखों का रंग कैसा होगा, पूरा ही होगा, है ना। लेकिन ये जीन उपस्थित कहाँ पर है, गुणसूत्र पर है, ठीक है। तो गुणसूत्र पर ये जो जीन उपस्थित है, तो गुणसूत्र अगर नेक्स्ट पीढ़ी में अंदर जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, पेरेंट्स से उसके बेबीज में जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जीन भी क्या हो गया, चला गया। जीन चला गया तो वो लक्षण भी पेरेंट्स से किस में चला गया, बच्चे के अंदर चला गया। यही होगा, राइट। अब देखो नेक्स्ट, इसीलिए क्योंकि गुणसूत्र जीन्स को लेके जाता है, इसीलिए गुणसूत्रों को हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकता का वाहक कहते हैं। गुणसूत्र की जो साइज होती है वो मतलब अलग अलग साइज होती है, लैम्प ब्रश होते हैं, ठीक है। इस तरीके से साइज के आधार पर भी गुणसूत्र होते हैं। लेकिन जो है अगर हम देखें कि विभाजन की कौन सी अवस्था होती है जिसके अंदर हम गुणसूत्र की साइज को देख सकते हैं, तो मध्यावस्था या हम कहें मेटाफेज जो है उसके अंदर हम देख सकते हैं। मनुष्य में गुणसूत्र की टोटल संख्या कितने हैं, टोटल नंबर है 46। मनुष्य के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 पाए जाते हैं, जिसके अंदर जो है दो गुणसूत्र जो होते हैं हमारे लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। बाकी 44 जो है वो हमारे जो अलिंगी गुणसूत्र होते हैं वो कहलाते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे क्या होता है लिंगी गुणसूत्र, क्या होता है अलिंगी गुणसूत्र। बट देखो यहाँ पर मैंने कहा कि ये गुणसूत्र की भुजा है और ये गुणसूत्र का क्या है, बिंदु। ये बटन जैसे स्ट्रक्चर है, ये क्या है, गुणसूत्र बिंदु, और ये नीचे इसकी दूसरी भुजा है ना। तो इस बिंदु की उपस्थिति के आधार पर गुणसूत्र के कुछ प्रकार हैं। ये प्रकार जो है वो पूछ लिए जाते हैं या आकार भी पूछ लिया जाता है। गुणसूत्र जो एनाफेज अवस्था या हम बोले कि पश्चावस्था जो होती है उसके अंदर हम जो गुणसूत्र की शेप है वो देखते हैं, है ना। जो पश्चावस्था होती है कि गुणसूत्र पीछे की ओर जाना शुरू हो जाता है। जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कोशिका विभाजन, उसके अंदर हम लोग देखेंगे, है ना। तो देखो गुणसूत्र कौन कौन सी शेप में रहते हैं, वी, एल, जे और आई, इस रूप में रहते हैं। तो इसी आधार पर कुछ जो है इसके प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले दिया है मेटासेंट्रिक, फिर है सबमेटासेंट्रिक, फिर एक्रोसेंट्रिक और फिर टेलोसेंट्रिक या टीलोसेंट्रिक भी दिया रहता है। कहाँ पर सबसे पहले मेटासेंट्रिक को हम लेते हैं। तो मेटासेंट्रिक क्या चीज़ होती है बेटा, तो देखो मेटासेंट्रिक म से मेटा, म से मध्य होता क्या है, ये गुणसूत्र है और ये जो भुजा है ये दोनों बराबर साइज की होगी और ये जो गुणसूत्र बिंदु है वो बीचों बीच होगा। कहने का मतलब है कि ये भुजा अगर 2 सेंटीमीटर है तो नीचे वाले में कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। यानी जो दोनों भुजा है उनकी साइज क्या होगी,
बराबर होगी, दैट मीन्स साइज बराबर कब होगी, जब क्या होगा, गुणसूत्र बिंदु क्या होगा, मध्य में स्थित होगा। तभी अगर सपोज ये मेरा हाथ है, यहाँ पर मध्य में होगा, तभी इतना पोर्शन इधर आएगा, इतना पोर्शन इधर आएगा। तो सेम वही चीज़ होती है कि जो गुणसूत्र बिंदु होता है उसकी उपस्थिति के आधार पर, जो अगर बीच में उपस्थिति है, दोनों भुजा के जो साइज है वो बराबर है, तो ऐसे गुणसूत्र को हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक। और आप देखो कि दोनों भुजा बराबर है, तो अगर मैं इसको मोड़ूंगी तो ये किस आकार में हो जाएगा फिर, कि इधर की भुजा भी बराबर, इधर की भुजा, तो ये वी आकार का गुणसूत्र होता है। ठीक है, याद रखने का तरीका है म से मध्य, म से मेटासेंट्रिक। ठीक है, फिर आता है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक क्या होता है, सब मेटासेंट्रिक में देखो गुणसूत्र में जो गुणसूत्र बिंदु है, अभी मेटासेंट्रिक में कहा था मध्य में था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये थोड़ा सा ये वाली भुजा यानी दोनों में से कोई सी भी एक भुजा, जनरली नीचे वाली होती है, ये भुजा जो है थोड़ी सी लंबी हो जाती है और ये हल्की सी छोटी हो जाती है, ज़्यादा नहीं होती, मतलब मध्य से थोड़ा सा खिसक जाता है गुणसूत्र बिंदु। सपोज ये 2 सेंटीमीटर ना, तो थोड़ा सा अंतर आ जाएगा कि ये 1.85 इतना ही होगा, इतनी साइज का क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। मतलब सब मेटासेंट्रिक में गुणसूत्र जो बिंदु है वो थोड़ा सा मध्य से क्या हो जाता है, ऊपर की ओर खिसक जाता है। और ये जो शेप होती है वो कैसे हो जाती है, इंग्लिश की एल आकार की होती है। एक्रोसेंट्रिक, इसमें तो हल्का सा खिसका था, पर एक्रोसेंट्रिक में बहुत ज़्यादा खिसक जाता है, यानी ये भुजा आपको ऐसे फील होगा कि ये भुजा जो है बहुत छोटी है और ये कैसी होगी, लंबी होगी। तो ये इंग्लिश के कौन से लेटर जैसा दिखता है, जे आकार का दिखता है। फिर आता है टेलोसेंट्रिक। टेलोसेंट्रिक इंग्लिश के आई वर्ड की तरह होता है, मतलब यहाँ पर गुणसूत्र बिंदु और नीचे भुजा होती है, ऊपर वाली भुजा होती ही नहीं है। तो इंग्लिश में हम लिखते हैं स्मॉल आई, कि ये तो हो गया गुणसूत्र बिंदु, आई का जो बिंदु है ना, और ये हो गई भुजा। समझ आए थे? तो ये जो है गुणसूत्र बिंदु है, गुणसूत्र बिंदु की उपस्थिति के आधार पर क्या हो गए बेटा, जो गुणसूत्र है उसके प्रकार हो गए। ठीक, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गुणसूत्र की संरचना कैसी होती है। तो गुणसूत्र की संरचना को हम लोग समझेंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले गुणसूत्र की चारों ओर झिल्ली पाई जाती है, ये गुणसूत्र की संरचना बना रखी है मैंने। ठीक है, बुक्स में नहीं मिलेगा आपको डायग्राम, अच्छा वाला डायग्राम है। तो ये जो झिल्ली पाई जाती है इसे कहा जाता है पेलिकल, मतलब बाह्य परत। जैसे कि हम कोशिका की बाह्य झिल्ली को क्या कह रहे थे, कोशिका झिल्ली, उसी तरीके से इसकी जो बाह्य परत होती है उसको क्या कहा जाता है, पेलिकल कहा जाता है। फिर उसके बाद जो है अंदर तरल भरा रहता है, ये इस तरीके से, इस तरल को हम बोलते हैं मैट्रिक्स या आधात्री। आधात्री किसकी बनी होती है, जल, प्रोटीन, खनिज, एंजाइम, इन सब की क्या होती है, बनी हुई होती है। समझ आ रहा है, बाह्य परत है पूरी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, उसे हम पेलिकल बोल रहे हैं। अंदर क्या भरा रहता है, तरल भरा रहता है, जिसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स किसका बना होता है, जल का बना होता है, प्रोटीन बना होता है, खनिज होते हैं, और क्या होते हैं इसमें, एंजाइम होते हैं। समझ आइए। फिर उसके बाद ये ऊपर वाला हिस्सा जो होता है गुणसूत्र का, ये इस तरीके से है ना, इसे कहा जाता है टीलोमियर। क्या बोला जाता है, टीलोमियर। ट से टीलो, ट से टॉप, जो टॉप पे होगा वो क्या कहलाएगा, टीलोमियर कहलाएगा। इसका संबंध जो है वो वैज्ञानिकों ने इससे मतलब एक कॉन्सेप्ट निकाला है कि जैसे जैसे व्यक्ति की क्या होती जाती है, आयु बढ़ती जाती है, मतलब 5 से 10 साल का हुआ, 15 साल का हुआ, 20 साल का हुआ, ये टीलोमियर की साइज क्या होती जाती है, घटती जाती है ना, एज से रिलेटेड माना गया इसको। तो वैज्ञानिक ये बोलते हैं कि अगर इस टीलोमियर की साइज को घटना हम किसी तरीके से रोक देना तो व्यक्ति बूढ़ा होना ही बंद हो जाएगा। अरे बात समझ में, तो ये चीज़ वैज्ञानिकों ने मानी है। तो टीलोमियर को हम एज से को रिलेटेड करते हैं, और ये होता कुछ नहीं है, जो इसका अपर भाग होता है गुणसूत्र का, उसे कहा जाता है। फिर उसके बाद देखो आप यहाँ इस गुणसूत्र में जो मैट्रिक्स है, ये जो तरल है, उसके अंदर इस तरह से द्विरज्जु की संरचना देख रहे हो इस तरीके से, है ना। तो ये क्या चीज़ है, इसे हम कहेंगे क्रोमेनिमेटा। क्या बोलेंगे, क्रोमेनिमेटा। ये क्रोमेनिमेटा क्या होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बनी हुई है। इसकी बनी हुई है, ये डीएनए के धागे हैं, और इसमें क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन जो है वो मिलकर इसका निर्माण होता है। क्योंकि हमारे मनुष्य का जो है डीएनए कैसा होता है, द्विकुंडलित, मतलब 2 कुंडल है, एक रज्जु ये दिख रहा है आपको और दूसरा रज्जु ये। तो कुंडलित अवस्था
अवस्था बोलते हैं। दोनों रज्जु इस तरह से, दोनों धागे एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं, तो द्विकुंडलित अवस्था में होता है। इस कुंडलन के आधार पर दो तरीके की क्रोमेनिमिटा होते हैं। पहला होता है पैरानिमिक, दूसरा होता है पैलेक्टोनिमिक। पैरानिमिक जो होता है उसके अंदर ये जो दो धागे आपको दिख रहे हैं ना, ये फर्स्ट रज्जु और ये दूसरा रज्जु, ये एक दूसरे से फोल्ड होते हैं लेकिन लूज होते हैं, यानी टाइट नहीं होते। और पैलेक्टोनिमिक में क्या होगा, कुंडलन कैसा होगा, टाइट होगा। समझ आएगा? तो ये दो प्रकार होते हैं क्रोमेनिमिटा में कुंडलन के। क्रोमेनिमिटा किसका बना है बेटा, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ होता है। अब इसके अंदर आपको बटन जैसी स्ट्रक्चर्स दिख रही है, ये गोल गोल मोती जैसी है ना, इसको कहा जाता है क्रोमोमियर्स। क्या बोला जाता है, क्रोमोमियर्स। हिस्टोन प्रोटीन की, और जहाँ पर मतलब हिस्टोन प्रोटीन ये मतलब इस तरीके से होता है बेटा कि ये गोलाकार हिस्टोन प्रोटीन है, उसके ऊपर इस तरह से डीएनए का रज्जु जुड़ा होता है, तो ये इस तरह से जो है संरचना बन जाती है। फिर ये यहाँ पर होके ये इस तरीके से है ना, तो ये जहाँ पर ये है, ये गोल गोल आप देख रहे हो, वो तो है हिस्टोन प्रोटीन गोल गोल, और इसके चारों तरफ ये जो कुंडलन बनाया है ये किसने बनाया है, डीएनए में बनाया है। ठीक है, तो ये मोती जैसी स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, बीच बीच में बन जाती है। तो और ये वाला पोर्शन भी ये नहीं रहेगा। समझ आ गया? तो यहाँ पर ये क्रोमोमियर्स होते हैं जो कि मियोसिस यानी होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रथम अवस्था होती है ना, पूर्वावस्था, उसमें एक अवस्था आती है लिप्टोटीन। अभी आप कोशिका विभाजन जब पढ़ोगे तो इनके बारे में आप पढ़ोगे है ना, कि लिप्टोटीन अवस्था क्या होती है, डिप्लोटीन क्या होती है, डायकाइनेसिस क्या होती है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो ये क्योंकि नीट में आने वाले टाइप्स के क्वेश्चन है, तो छोटे छोटे मैं आपको बता रही हूँ कि मियोसिस की लिप्टोटीन में ये क्रोमोमियर्स जो है वो क्या होते हैं, दिखते हैं। उसके बाद देखो क्या होता है, नेक्स्ट आप जो देख रहे हो, अब यहाँ पर ये गुणसूत्र है, डीएनए है। अब ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ना, ये थोड़ा अंदर जो दबा हुआ है, इसे बोलेंगे हम प्राथमिक संकीर्णन। यहाँ पर एक्चुअली होता कुछ नहीं है कि ये जो डीएनए आपको रज्जु दिख रहा है, ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, कुंडलित हो जाता है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि जैसे ये मेरा दुपट्टा है, अगर ये गुणसूत्र है, लेकिन ये बीच में क्या हो जाए, एक जगह बहुत ज़्यादा टाइट हो जाए, कुंडलन बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी कि नहीं बनेगी। सेम वही सिचुएशन होती है यहाँ पर कि ये जो हिस्सा आता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, कुंडलन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस हिस्से को हम प्राथमिक संकीर्णन या गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। ये गुणसूत्र बिंदु हमने जो बनाया था, ये प्राथमिक संकीर्णन या गुणसूत्र बिंदु कहा जाता है। कोशिका विभाजन जब होता है ना बेटा, जब आपने छोटी क्लासेस में कोशिका विभाजन को पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा 9th के अंदर कि इस तरीके से बीच में क्या होते हैं, तंतु तंतु होते हैं, और बीच में ये जो तंतु ध्रुव होते हैं, उनके बीच में तंतु तंतुओं के गुणसूत्र जाकर जुड़ते हैं। तो ये जो काइनेटोकोर इसे कह सकते हैं, प्राथमिक संकीर्णन को क्या कह सकते हैं, काइनेटोकोर, यानी वो हिस्सा जिससे क्या, कहाँ पर चिपकते हैं गुणसूत्र, तंतु तंतु पर चिपकते हैं। समझ आएगा? फिर उसके बाद आगे देखो, यहाँ पर द्वितीय संकीर्णन आया। द्वितीय संकीर्णन के पास एक रीजन होता है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, NOR। क्या है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइज रीजन। ठीक है, ये जो है वो RNA का क्या करता है, निर्माण करता है। ये वो भाग है जो किसका निर्माण करता है, RNA। और RNA किसका निर्माण करेगा बेटा, राइबोसोम्स का, जो कि प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और NOR से कौन जुड़ी होती है, केंद्रक की केंद्रिका। हम लोगों ने पढ़ा था, केंद्रक में डार्क स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको केंद्रिका कहेंगे। तो ये NOR न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन जब तक जो है क्या नहीं कर पाएगा, RNA का निर्माण नहीं कर पाएगा। इसका RNA का निर्माण कौन करता है, NOR न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, N फॉर न्यूक्लियर, O फॉर ऑर्गेनाइजर, R फॉर रीजन। तो ये जो नोड रीजन है वो RNA का निर्माण का काम करता है, लेकिन इसके साथ किसको जुड़ना जरूरी होता है, केंद्रिका को जुड़ना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये हो गया द्वितीय संकीर्णन। और द्वितीय संकीर्णन के बाद जो रीजन आता है उसे बोला जाता है सैटेलाइट।
ठीक है, क्या बोला जाता है, सैटेलाइट बोला जाता है। और जो जिसके अंदर ये सैटेलाइट कुछ गुणसूत्रों में होते हैं कि कुछ में क्या होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है। और जो सैटेलाइट जिस गुणसूत्र में पाया जाता है उसको सैट गुणसूत्र के नाम से भी जाना जाता है या सैटेलाइट गुणसूत्र भी कहा जाता है। तो है कुछ नहीं, द्वितीय संकीर्णन। द्वितीय संकीर्णन का निर्माण क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा रीजन जुड़ा हुआ है, नोड रीजन जुड़ा हुआ है, और उसके बाद का हिस्सा। और ये नोड जो है वो सारे गुणसूत्र में नहीं मिलता बेटा। गुणसूत्र हमारे पास कितने हैं, 46, उसमें से 13, 14, 15, 21, 22 इन गुणसूत्रों पर संख्या 13, 14, 15, 21 और 22, ये 46 गुणसूत्रों में से या इन्हीं गुणसूत्र पे ये नोड रीजन पाया जाता है। तो नोड रीजन के बाद का हिस्सा क्या कहलाएगा, हमारा सैटेलाइट गुणसूत्र को सैट गुणसूत्र या सैटेलाइट गुणसूत्र कहा जाएगा। तो ये जो है वो आपकी गुणसूत्र की क्या हो गई, संरचना हो गई। अब देखो गुणसूत्र को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। 46 जो गुणसूत्र है वो 46 गुणसूत्र को डिवाइड करते हैं। पहला आता है 44, फिर आता है XX या XY, ठीक है। ये होते हैं अलिंगी गुणसूत्र और ये होते हैं लिंगी गुणसूत्र, ठीक है। XX तो होता है किसमें, मादा में, और नर होगा तो क्या पाया जाएगा, XY। समझ में आया, यानी 44 + 2 होते हैं और 2 जो है क्या है, लिंगी गुणसूत्र है। समझ आया, XX अगर है तो मादा है, XY है तो क्या होता है, नर होता है। अब क्या मतलब है इसका, अलिंगी गुणसूत्र का, लिंगी गुणसूत्र का। लिंगी गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करते हैं। सपोज माँ के जब माँ से अंडाणु आता है तो उसके अंदर अगर X होता है और नर से आता है तो बच्चे शुक्राणु जो है नर से आता है और शुक्राणु में Y है गुणसूत्र, तो बच्चा क्या हो जाएगा, नर। लेकिन नर से मादा से X ही आएगा क्योंकि मादा के पास ऑप्शन ही क्या है, X है। और अगर जो नर है उससे गुणसूत्र कौन सा आ जाता है, X आ जाता है, तो क्या हो जाएगी, लड़की। समझ आएगा। उसके बाद अलिंगी गुणसूत्र है, ये लिंग निर्धारण का काम नहीं करते। इनका बेसिकली जो काम है वो काम क्या है, जो विभिन्न शरीर के लक्षण होते हैं उनको नियंत्रित करना, उनको उनकी जो सूचना है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पहुंचाना। तो इस तरह से 46 गुणसूत्र को हम 2 कैटेगरी के अंदर पढ़ते हैं, क्योंकि आपका गुणसूत्र का टॉपिक खत्म होता है।